आज 2 अगस्त रविवार 2020 प्राकृतिक चिकित्सा योग प्लस विशेषज्ञ योग आचार्य मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोतीझील कानपुर, रेसिडेंट INO उत्तर प्रदेश। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद नई दिल्ली एवं इंडियन नेचर केयर प्रैक्टिशनर नई दिल्ली कानपुर, इन तीनों की प्रेरणा से देश काल परिस्थितियों के आवश्यकता के अनुसार मैं पिछले 1 जुलाई से हम योग शिक्षक कैसे बने, हम सफल योग साधक कैसे बने, ये क्रमशः आज इसको चालू करना है। क्रमशः हम लोग आज एक ऐसी क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे जिसके न समझने से, जिसके न करने से योगाभ्यासी दीर्घायु या अंतिम श्वास तक वो तन को निरोग नहीं रख सकता। जैसा कि मैंने बताया था कि एक तो आप इसी पतंजलि द्वारा अन्वेषित संशोधित अष्टांग योग के बारे में प्रायः समझते हैं। जिसके अंदर 8 अंग होते हैं। नंबर 1 यम, नंबर 2 नियम, नंबर 3 आसन, नंबर 4 प्राणायाम, नंबर 5 प्रत्याहार, नंबर 6 धारणा, नंबर 7 ध्यान, नंबर 8 समाधि। अष्टांग योग में यम और नियम हम अष्टांग योग की नींव मान के चलें। और दूसरा है हठ योग। हठ योग में 6 अंग हैं। षटकर्म एवं शंख प्रक्षालन, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, नाद अनुसंधान। ये दो, पहला जो अंग है अष्टांग योग, ये मानसिक लेवल को सकारात्मक और उत्थान करता है, पॉजिटिव। जो दूसरा है ये शरीर को स्वस्थ रखते हुए मन, बुद्धि और आत्मा की तरफ विकास करता है। आज योग में प्रायः लोग तभी आते हैं जब वो एलोपैथिक से हार जाते हैं, होम्योपैथिक से हार जाते हैं, आयुर्वेद से हार जाते हैं, यूनानी से हार जाते हैं, सिद्धा और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की भी चर्चा होने लगी है। यानी जब दवाइयों से ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर वो ऐसे योग शिक्षक के मार्गदर्शन में अगर पहुंच गए जिसको प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान नहीं होता है,
तो राहत भले मिलती हो, निरोग वहाँ भी नहीं हो पाते। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे, जब आप मंदिर सवेरे दरवाज़ा खोलते हैं मंदिर का, पहला काम क्या करते हैं? स्वच्छता अभियान चलाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वहाँ के फूल पत्ती हटाते हैं आदि। जब चौके में खाना बनाने जाते हैं, पहला काम क्या करते हैं? स्वच्छता, सफाई। आप अपने ऑफिस जाते हैं तो पहला काम क्या करवाया जाता है? सफाई। जब आप शौचालय जाते हैं, अगर शौचालय गंदा हुआ तो आप क्या प्रयास करते हैं कि इसको पानी वानी डाल के इस लायक कर दें कि बैठने लायक तो हो जाए। हर जगह स्वच्छता का प्रथम स्टेप होता है। ऐसे योग में भी हठ योगियों ने 7 क्रियाएं निकाली हैं। पहली कौन सी है? बस्ती क्रिया, जिससे कब्ज टूट जाए तुरंत बिना हानि के, और कब्ज टूटेगा तो गैस नहीं बनेगी। दूसरा नेति क्रिया, कफ शांत हो जाए। तीसरा कुंजर क्रिया, धोती क्रिया, जिससे कि पित्त के जो प्रकोप है, कुपितपन खत्म हो जाए। इसका नौली क्रिया, नौली क्रिया करने से हमारे पेट के सारे ऑर्गन्स, अवयव, चाहे लीवर हो, चाहे स्प्लीन हो, चाहे छोटी आंत हो, चाहे बड़ी आंत हो, चाहे पैंक्रियास, ये स्वस्थ और ताकतवर हो जाते हैं, बशर्ते सूजन ना हो। फिर हम लोग करते हैं कपाल शोधन, क्योंकि सारे शरीर को कौन चलाता है? मस्तिष्क। कल मुझे भी एक केस देखने का संयोग मिला, या एक केस देखने गया था मैं। हमारे बहुत परम शिष्य अनुज खन्ना के पिताजी को देखने गए। यद्यप मैंने उनको 2-3 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि ये पार्किंसन की तरफ जा रहे हैं। खैर, उनकी मैं व्यवस्था कराया हूँ। तो पार्किंसन भी मस्तिष्क का रोग है। है ये मन का रोग नहीं है। तो कपाल शोधन करके मस्तिष्क स्वस्थ करते हैं, त्राटक करके मन की चंचलता को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। एक क्रिया है शंख प्रक्षालन, ये 7वीं क्रिया है। इसमें लिखा है अम्लता यानी एसिडिटी, मंदाग्नि माने भूख न लगना, पुराना कब्ज माने कॉन्स्टिपेशन पुराना, आँव यानी भोजन न पचना, आँव बन जाना, कृमि माने कीड़े मकोड़े, गैस, अब मल सड़ेगा तो गैस तो बनेगी, आदि रोगों में लाभकारी शंख प्रक्षालन। इसमें ऐसा कोई रोग नहीं है जो दवाओं से ठीक होता हो। कोई भी रोग, लोग बरसों 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 20 साल से 30 साल से दवा खा रहे हैं, बड़े डॉक्टर के पास गए हैं, जाने क्या क्या टेस्टिंग कराते हैं, लेकिन ये कोई भी रोग नहीं ठीक कर सकते। लेकिन हम संघ प्रक्षालन अगर सही ढंग से कर लें तो ये रोग सब धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तो पहले समझिए संघ प्रक्षालन नाम क्यों पड़ा। आपने कभी शंख देखा होगा, प्रायः सबके घरों में होता है, लोग बजाते हैं, तमाम उसके लाभ बताते हैं। जब आप शंख को ऐसे ध्यान से देखें तो उसमें एक सिरा गोल सा होता है, एक सिरा खुला सा होता है। उसमें अगर पानी डालें आप और उसको ऐसे घुमाते रहें तो पानी सेकंड साइड से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। ऐसे हमारे शरीर में कि जो हमारा पहला है ये मुख, ये पहला गेट है, और जो गुदा है यानी जहाँ से मल निकलता है वो 10वां गेट है। शरीर गुदा और मुख के बीच में 8 गेट लगे हुए हैं।
वो अपने अनुशासन के अनुसार खुलते हैं। जैसे जब आपको पहला गेट पार करना हो तो भोजन या लिक्विड आप मुंह खोल के लेते हैं, चबाते हैं, नहीं चबाते हैं। जब गुटकते हैं यहाँ का वाल्व खुलता है। फिर आमाशय में जाने में यहाँ एक वाल्व लगा होता है, फिर नीचे का वाल्व लगा होता है, आमाशय के नीचे लगा होता है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन संस्थान का चित्र है। तो ये पहला गेट है, फिर दूसरा गेट है, फिर तीसरा गेट है, ऐसे ये गुदा 10वां गेट है। कभी कभी ये गेट हमारे आहार विहार विचार गलत आसन करने से ये गेट प्राकृतिक तरीके से खुलना बंद हो जाते हैं, यानी खुले ही है। तो इसलिए इस क्रिया में इसकी तैयारी करनी है। अगर हम शास्त्रों में लिखा है 6 महीने में एक बार कर लेना चाहिए, हम कह रहे हैं 3 महीने में एक बार कर लीजिए। बहुत तकलीफ हो तो महीने में 1-2 बार कर लीजिए। मेरे पास तो एक ऐसा चैलेंजिंग केस आया था जिसके पेट में इतने कीड़े हो गए थे, छोटे 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 छोटे। जब रात को बालक सोता था तो बिस्तर में कीड़े आके घूमने लगते थे। क्या क्या इलाज नहीं किया, क्योंकि उसकी दादी हमारे यहाँ ट्रीटमेंट दे चुकी थी। ये बात आज की नहीं है, ये बात जाकर के लगभग 1980 की है। वो केस मेरे पास आया तो मैंने चिंतन किया, तो माँ सरस्वती जी ने कहा कि इसको डेली संघ प्रक्षालन कराओ। उसको मैं डेली संघ प्रक्षालन कराने लगा और 8-10 दिन कराने के बाद उसके पेट में गुच्छे के गुच्छे निकलते थे जब हम सोच जाता था। वो बालक ठीक हो गया। आज बालक बहुत बड़ा है, संभवतः मिलिट्री में चला गया है। तो ये जो क्रिया है ये सब शास्त्रों में 6 महीने में एक बार कहा गया है। मुझे लगता है कि ये क्रिया 3 महीने में एक बार करना चाहिए। अब ऐसा अगर कोई केस आ जाए तो सारा काम आप ही मत कर डालिएगा। मेरे पास अनुभव भी है और कोई चीज़ बाई चांस उभड़ गई या नहीं संभाल पाए थे तो हम संभाल लेंगे। तो आप जो है फिर भी तो इसमें आप देखिए ध्यान से, इसमें जिस दिन करना होता है उस दिन आप ध्यान रखें कि हमें कोई बाहर जाने का प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। उस दिन दिन भर घर में रहें। आजकल तो लॉकडाउन है, दिन में का दिन रात घर में रहते हैं। हमें ये क्रिया पहले बतानी चाहिए, क्यों भाई? तो इसमें क्या करते हैं, इसकी तैयारी करते हैं। अगर आपको बस्ती क्रिया आती हो, ये नवीन काल की बस्ती क्रिया है। शौच जाने के बाद इसको रेक्टम पे लगा देंगे, नल पे लगा देंगे, नल खोल देंगे, इसको हम रेक्टम पे लगा देंगे, बाहर थोड़ा सा दबाव डाल के, और 1-2 मिनट में मलाशय साफ हो जाएगा। दोबारा फिर ऐसे कर लें धीरे से, 4 अंगुल, 6 अंगुल, 8 अंगुल, 10 अंगुल, 12 अंगुल भी आप धीरे धीरे अभ्यास लगा सकते हैं। तो ये लगा रहेगा, बगल में रेक्टम खुल जाएगा, मलाशय, और निकलता रहेगा पानी। अगर आप संघ प्रक्षालन के पहले ये क्रिया कर लें तो संघ प्रक्षालन बहुत अच्छा गुजरता है। अब जिस दिन करना हो, मान लो रविवार को करना है, तो आप 3 दिन पहले तैयारी करिए। तैयारी क्या करना है आपको कि सुबह के टाइम पर
सब्जियों का सूप लीजिए या फिर फल का जूस ले लीजिए। ठंडक होने का डर हो तो जूस को गर्म पानी में रख दीजिए कुछ देर, इनडायरेक्टली गर्म हो गया। कभी जूस गर्म डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो गर्म पानी के बर्तन में डाल देते हैं जूस को, ये बिल्कुल गलत है। जूस को न डायरेक्ट गर्म करिए न गर्म बर्तन में डालिए। इसको आप गर्म पानी एक बर्तन में रख कर लीजिए और उसमें गिलास रख दीजिए, इनडायरेक्टली गर्म होगा। क्या कहा? जिससे उसके विटामिन मिनरल्स आदि सुरक्षित रहें। और दोपहर में आप कोशिश करिए कि खिचड़ी खाएं। खिचड़ी से बढ़कर दुनिया में कोई पथ्य डाइट नहीं है। उसमें आप हरी सब्जियां और डाल दीजिए, लौकी, तरोई, परवल, टिंडा, और हल्की हो जाए। तीसरे पहर जूस पी लीजिए या सूप पी लीजिए या गर्म पानी नींबू शहद ले लीजिए। रात को 2 रोटी लीजिए और हरी सब्जी अच्छी मात्रा में लीजिए। कहते हैं मनुष्य मूल में शाकाहारी है। क्या है शाकाहारी का मतलब? क्या होता है? हाँ, शाक, फल, ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट, अंकुरित। दुर्भाग्य से लोग रोटी दाल चावल को शाकाहारी मानते हैं। ये अन्नाहारी है। क्या है? अगर रोटी दाल चावल शाकाहारी है तो फिर अन्नाहारी क्या है? इसलिए आप भोजन में शाक ज़्यादा खाएंगे। बरसात में पत्ती वाली सब्जी नहीं लेंगे। चौलाई है, पालक है, मेथी है, इनमें कुछ नुकसान हो जाता है। और अगर बस्ती क्रिया आपको नहीं आती या नहीं करते किसी कारण से, तो रात को सोने से पहले 1-2 चम्मच त्रिफला गर्म पानी में डाल करके, आजकल त्रिफला टेबलेट भी आ जाती हैं, कुछ दिन 3 दिन ले लीजिए। यानी जो मल रास्ते में नया हो वो निकल जाए। उसके बाद जिस दिन आपको शंख प्रक्षालन करना हो, मेरा सुझाव है कि इसको सवेरे शुरू करिए 8 बजे, क्योंकि इसमें 3-4 घंटे लग जाते हैं। इसमें 3-4 घंटा समय लग जाता है। इसमें करते क्या है कि पहले जो है 4-5 किलो पानी तैयार कर लीजिए, उसमें नींबू मिला लीजिए। हाई ब्लड प्रेशर न हो तो थोड़ा नमक मिला लीजिए स्वाद के लिए। थोड़ा हमारे गुरुदेव ने समझौता किया है कि अगर पानी में मैग्नीशियम सल्फेट डाल दें, यद्यपि वो भी केमिकल है, लेकिन केमिकल एक सीमा तक प्रयोग करेंगे तो हानि नहीं होगी, और अगर होगी भी तो ना के बराबर है। तो अगर mg 5 किलो पानी में 100 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट डाल दीजिए, ठीक है ना। अगर कोई नाराज़गी हो आपको आधुनिकता से, केमिकल करण से, बिल्कुल है। मैं तो केमिकल का बहुत विरोधी हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केमिकल से पूर्णतः मुक्त रहा जा सके। तो उसमें डाल दीजिए और आराम से, अगर नीचे बैठ सकते हो, अब पीछे मुड़ के इधर से बैठिए, उसमें आदमी आसन में ऊपर बैठ जाइए। कैसे आदमी आसन नहीं जानते? काग आसन। नहीं, ऊपर बैठ जाओ ना, इधर। ये ऐसे
इसका नाम कागासन भी है और हमारे गुरुदेव कहते हैं मैन आसन, आदमी का आसन भी है। अब हर आदमी ऐसे नहीं बैठ सकता है, घुटने आपके सूजत हैं, काम का नहीं कर रहे हैं, तो अगर ये हिस्सा दबे, अगर पेट आपका जांघों से दबे तो अच्छी बात है, नहीं तो पैर लटका के बैठ जाइए, ये कुर्सी में बैठ जाइए, तखत में बैठ जाइए और आप 2 गिलास पानी पी लेंगे। कितना? अब गिलास कितना बड़ा होगा? अरे गिलास मोस्टली 250-300 ग्राम का होता है, ठीक बात है ना। पानी पी लीजिए, पानी पीने के बाद ये आसन करेंगे, नाम है इसका चंद्रासन, अभी कराएंगे। उसके बाद करिए कटि चक्रासन, फिर करिए उदरा आकर्षण, और फिर करिए आपका उष्टासन। पहले ये करेंगे, ये करेंगे, पहले खड़े होकर, हाँ, और फिर इसके बाद ये करेंगे, उसके बाद वो, उसके बाद और फिर ये करेंगे। तो गलत लिखा हुआ है, इसको यहाँ आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ये 5-5 बार 6-6 बार इस आसन को करेंगे। फिर आप इतने में शौच नहीं होगा आपका, फिर आप 2 गिलास पानी पी लीजिए, फिर थोड़ा टहल करके फिर यही आसन करिए, इतने में भी शौच नहीं होगा। फिर आप 2 गिलास पानी पीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, फिर से करिए, कभी कभी आधा घंटे बाद, कभी कभी 15 मिनट बाद, कभी कभी 1 घंटे बाद शौच की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। जब शौच लगे तो आप शौचालय में चले जाइए, और शौच हो जाए, कभी कभी शौच फंस जाता है, निकलता नहीं है, तब आप थोड़ा इस बस्ती क्रिया से थोड़ा सहारा ले लीजिए, या गणेश क्रिया से सहारा ले लीजिए, और ऐसे ही धीरे धीरे बिना थके हुए इसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा करते रहते हैं। फिर जैसा पानी पीते हैं लगभग वैसा ही पानी जब निकलने लगे तब इसको हम बंद करते हैं पानी पीना। कभी कभी किसी को 2 किलो, किसी को 3 किलो, किसी को 4 किलो, किसी को 5 किलो पानी भी पीने में लग जाता है। और जब आपका किसी किसी का 1 किलो मल निकल जाता है, किसी का आधा किलो निकल जाता है, किसी को थोड़ा ही निकलता है। इसमें पहले अगर कुछ दिन नौली क्रिया सिद्ध कर लें तो चिपका हुआ मल आंतों का छूट जाता है। आंतों में लेयर की लेयर मल जमा होता रहता है। इसका एक मैं एग्जाम्पल दे दूं आपको। जब लोग घर बनवाते हैं तो फिर अब गृह प्रवेश करते हैं। तुम थोड़ा ऐसे बैठो, पैर इधर करो, हाँ हाँ, ये तो गृह प्रवेश में अपने तो स्टैंडर्ड के हिसाब से बुलाता है, कोई 50 आदमी, कोई 100 आदमी, कोई 200 आदमी, कोई 500 आदमी। और फिर उस दिन तो कहने क्या है, बढ़िया पनीर की सब्जी, पनीर की सब्जी है, वाह भाई वाह। फिर बाकायदे पूड़ी, खीर है, छोला। अब जैसा तो उस समय नालियाँ लगभग साफ होती हैं। गृह प्रवेश के पहले नालियाँ बिल्कुल साफ स्वच्छ रहती हैं? नहीं रहती हैं, क्योंकि अभी वहाँ खाना बने ही नहीं है। और उस दिन जो है अगर अच्छी खासी पार्टी आपने कर दी तो 80% नालियाँ भर जाती हैं। फिर 20% पे काम चलता रहता है। 2, 4, 6 साल में देखा नाली बिल्कुल जाम हो गई तो फिर जमादार को, स्वीपर को बुला के डंडा चलवाते हैं। पर ये ज्ञान नहीं है कि नाली गृह प्रवेश के दिन ही 80% जाम हो चुकी है। ऐसे ही हमारी आंतें धीरे धीरे परत के आंव जमा होती रहती है, पुराना मल जमा होता रहता है। इसलिए नेचुरोपैथी में मिट्टी की पट्टी लगाते हैं। मिट्टी की पट्टी से चिपका हुआ मल ढीला हो जाता है।
गरम ठंडा सेंक कर आते हैं। और एक होता है कूने कट स्नान, कूने कट स्नान, उसमें बैठते हैं। इस शब्द में क्यों प्रयोग, कूने कट स्नान। जो फादर ऑफ नेचुरोपैथी हुआ है उसने लिखा है कि बीमारी का जो कारण है वह है कूड़ा, और कूड़ा तब बीमार करता है जब वो सड़ता है। जैसे हमारी भारत सरकार कह रही है कि घर में 3 तरह के डस्टबिन रखो, एक लाल, एक नीला, एक हरा। एक में डालते हैं गीला कूड़ा, एक में डालते हैं सूखा कूड़ा, एक में डालते हैं ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक आदि। अब ये अलग बात है, कानून बन गया है पर कानून का पालन नहीं कर पा रहे हैं। बाज़ार में जाओ तो डब्बे नहीं मिलते हैं। मैं जब 2002 में गया था मॉरिशस, ये हमने वहाँ देखा कि हर एक के घर के बाहर घर में ये 3 तरह के बर्तन रखे थे, और कागज़ वहाँ मिलता है, कागज़ में लपेट देते हैं। यहाँ तो अगर रख भी दिया तो कागज़ नहीं मिलेगा तो लगाएंगे नहीं, फिर जो है कूड़ा फेंक देंगे, और बाल्टी में या कूड़ादान में ऐसे ही कूड़ा चिपका रहता है। तो हमारे यहाँ अनहाइजीनिक संस्कार बहुत ज़्यादा हैं, अपवाद छोड़ दीजिए। तो जब कीड़े, तो उसमें जब हम बॉडी का टेम्परेचर लगभग कितना होता है 98.4, 100 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो कहता है 35 डिग्री 40 डिग्री फ़ारेनहाइट का जब अंतर होता है तब मल का फर्मेंटेशन रुकता है। इसलिए जब टब में बिठाया जाता है उसमें 3, 4, 5 किलो बर्फ़ डाली जाती है। हम तो डलवाते हैं। परसों एक बिटिया आई थी, बहुत परेशान थी, उसको हमने टब्बात दिलवाया, उसमें 4 kg बर्फ़ डाला। गर्मी है, जाड़े में कम पड़ता है, कभी कभी अध जाड़े में पड़ते ही नहीं है। अध जाड़े में कोई टब में बैठने को तैयार नहीं होता, उसको भय लगता है। उस बिटिया ने बताया कि अंकल ऐसी गर्मी निकली है, और उसने कहा कि मुझे आज पहली बार अच्छा लग रहा है। बाल झड़ रहे थे, 3 साल से जाने कितने तेले लगा, हमें कुछ नहीं होगा। जब पार्क में घास सूख जाती है तो क्या करते हैं, बोलो है? क्या कह रही है? वेरी गुड। जब तुम्हारे बाल झड़े हैं तो सीधे तुम बाल हटा दो और नकली बाल खरीद लो। आजकल खूब नकली बाल मिलते हैं। ये इनकी जो है सर्जरी हो गई। और अजय जी ने बताया कि पानी डालते हैं, साथ में खाद भी डालते हैं। तो हमारे जब बाल बहुत झड़ते थे, आज से 52 साल पहले, 51 साल पहले, 50 साल पहले, हमने ना तो कोई तेल लगाया, न कोई व्यायाम किया, सीधे टब में बैठते थे। जब यहाँ की गर्मी शांत हो जाएगी तो यहाँ गर्मी अपने आप नीचे आ जाएगी। झुंड के झुंड बाल निकलते थे। अब तो हर आदमी कोई न कोई तेल निकाले बैठा है, और उसके खुद के बाल भी झड़ रहे हैं। हर आदमी लगा है, एक दूसरे की जेब काटने में लगा है। इनडायरेक्टली हम सब लोग जेब कतरा हो गए हैं। हमने उसकी जेब काटी, उसने उसकी जेब काटी, उसने उसकी जेब काटी, उसने जेब काटी। यूट्यूब में भेज दिया कि मेरे बाल बहुत झड़ते थे, एकदम ठीक हो गए, ये तेल लगाया। हम कहते हमने बाल ठीक किए, कुछ नहीं किया, केवल टब में बैठते थे। और टब में बैठने में कौन सामान हम बेच लेंगे, हैं? हमें, और हमारे बाल ठीक हो गए। इसमें कोई सामान बेचा हमने, कोई बोलो? तो हर आदमी लगा है कि जितना अधिक पैसा आ जाएगा उतने सुखी हो जाएंगे। अभी कोरोना के टाइम पर जो सर्वे रिपोर्ट आई है, लोग
कम मरे हैं लोग बाग हैं। जब होटल में खाना नहीं खाओगे, रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाओगे, घर में रोटी दाल चावल खाओगे तो काहे को जल्दी मरोगे हैं। इसलिए इस क्रिया को हम लोग धीरे धीरे पर जमा हो जाती है। और अभी देखिए हमारे प्रिय शत्रुघ्न भैया आसन करके दिखाएंगे। चलिए समझ लो, कल्पना में इन्होंने 2 गिलास पानी पी लिया है। यहाँ से करेंगे। यहाँ दिखाओ ऊपर, नहीं ऊपर नहीं, नीचे दिखा। क्यों मैं नीचे दिखाना पड़ेगा? चलो चलो पहले करो, चंद्रासन करो। पहले दाहिनी ओर जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। तो जैसे हम शंख को घुमाते हैं ना, तो ऐसे ही 4 आसन करने से वो पानी जो आपका आमाशय में गया है वो बहुत तेजी से छोटी आंत में जाएगा, फिर वो बड़ी आंत में जाएगा। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया है? फिर बाहर निकलेगा। दूसरा आसन करिए, कट चक्रासन। थोड़ा पैर खोल लीजिए। 1 2, थोड़ा घुटना आगे झुका लीजिए। 3, हाँ ये 4 5। इस बार सुधार कर लीजिए। रुक जाओ, फिर से करो। 1, बीच में आओगे 2, 1 2 सामने, 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। इसके बाद आप करेंगे तीसरा उद्राकर्षण। कर लीजिए। इसमें बैठ करो। सुनो, इसमें करो ना। चलो, नहीं उद्राकर्षण क्या होता है? बैठ के करो। इधर देखो, पहले बैठो बैठो। ये हाँ करो। आप 1 2 बीच में आओ, 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। अब देखिए चौथा नंबर पे आ जाइए। आ जाइए, सिर किधर करना है? इधर करो। ये करिए। इसका नाम है उष्ट्रासन। करिए। थोड़ा सिर उठाइए, नाभि तक हिस्सा उठाइए, नाभि तक। अब करिए दाएं बाएं। ये आँखों से अपोजिट पैर की एड़ी देखेंगे। 2 3। अब वो देखिए 4 5। जब दाहिनी ओर मुड़ेंगे तो बाएं पैर देखेंगे, जब बाएं तरफ मुड़ेंगे तो दाहिने पैर की एड़ी देखेंगे। करते जाइए, अपने आप करते जाइए। अब ये 4 आसन हैं, लेकिन मैंने इधर हाल में अनुभव किया है कि 100 में 90 लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। पहले ना तो इतना रद्दी भोजन था, न इतना प्रदूषण था, है ना।
तो ये 4 आसन है, और अगर आपके बनते हैं चारों आसन तो कई बार में होने लगता है, पानी और मल निकलने लगता है। लेकिन अब आप लेट जाइए। हमारे गुरुदेव ने 2 गिलास पानी पीजिए, किंग क्वीन करिए धीरे धीरे, फिर 2 गिलास पानी पीजिए, फिर किंग क्वीन करिए, फिर 2 गिलास पानी पीजिए, फिर किंग क्वीन करिए, फिर 2 गिलास पानी पीजिए, फिर धीरे धीरे किंग और क्वीन करिए। कितना सरल है। मेरे गुरुदेव ने इसको बहुत इजी बना दिया। हमें ओल्ड तरीका जानना चाहिए, लेकिन ये तरीका बहुत सरल है। आप कहेंगे साहब आनंद जी, गुरु जी 32 दिन से तंग आ गए आपके किंग और क्वीन से। अरे हमने ना तो नोटबंदी किया, ना जीएसटी किया है, ना हमने कोरोना बुलाया। हम तो परेशान कर नहीं रहे आपको, है? करो। ये नोटबंदी की गई, बहुत अच्छा रहा, लेकिन जिस उद्देश्य से हम लोगों ने किया वो फल नहीं मिला। मिला फल है। और जीएसटी में इतना लिखा पढ़ी कर गई कि बड़े बड़े आदमी हाथ धो के चले गए। डरो नहीं, मुझे क्या मतलब, है ना। इसलिए कितना सरल है। करो। हो गया। फिर 2 गिलास पानी पी लीजिए, कल्पना में बैठ के पिएंगे, जरा बैठ जाइए। कहीं आप लेटे लेटे पी लिया, नीचे पैर लटका लीजिए और कल्पना में पी लीजिए। गिलास भरिए बाकायदे, आज पीजिए आप ये। हाँ बस 2 गिलास पानी पी करके फिर किंग और क्वीन किया। ये बहुत सरल है। पराधीनता भी नहीं है कि आनंद जी के यहाँ चलो तभी होगा। अच्छा है यदि आप एक बार हमारे यहाँ आ करके इसे कर लें। कोई कॉम्प्लिकेशन आएगा तो हम लोग संभाल लेते हैं। बहुत अच्छा, बस चलिए। करना सब काम धीरे धीरे है। कहाँ खो गई बिटिया रानी? इससे जिनकी कमर कमरा हो गई है, समझते हैं ना, धीरे धीरे जब माल पानी बहुत खाते हो, बढ़ नहीं खा तो कमर कमरा हो जाती है, फिर कमरा से हाल हो जाता है, फिर हाल से बेहाल रहने लगते हो। अगर ये क्रिया करेंगे तो कमर कमरे नहीं हो पाएगी, और हो गई है तो हाल नहीं बनेगा। हाल भी बन गया तो बेहाल नहीं रहोगे। हमसे बहुत से लोग कहते हैं कि भैया आपको हम 40 साल से देख रहे हैं। अरे हमने कहा रोज मेंटेन रखते हैं। आज सवेरे हम तो रात को सोने के पहले वजन करते हैं, फिर सवेरे उठते ही वजन करते हैं। फिर जितना वजन हमारा होना चाहिए जब तक नहीं होता, बस्ती करेंगे, नौली करेंगे, दौड़ेंगे, प्राणायाम करेंगे। हमारा वजन 78.5 रहता है। अगर और रात तक सोते सोते 80 किलो हो जाता है। पानी, फल, सब्जी। और जिस दिन एसी में सो जाते हैं तो उस दिन 1 ग्राम वजन नहीं घटता। जब सौभाग्य से एसी में सोने को नहीं मिलता है तो 1 किलो वजन घट जाता है 6 घंटे में। तो पसीना आता है। ये बड़े आदमी एसी वाले क्यों बीमार रहते हैं? क्योंकि पसीना आते ही नहीं है। गरीब आदमी परेशान है। आज सेठ जी बड़े मज़े में है। अब सेठ जी से पूछो क्या हाल है? मल उतरता नहीं है, बवासीर, नीचे भी बवासीर, नाक में भी बवासीर, यहाँ भी बवासीर। तो जब पसीना नहीं आएगा
तो आप जो है बीमार रहने लगोगे। अब एसी छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि उसकी हैबिट पड़ गई है, तो घर में एक स्टीम चेम्बर बनाओ। हमने अपने बाथरूम में बना रखा है, एक सेटिंग ऐसी बनाई है जिसको जो कानपुर रहने वाले हैं हमसे टाइम लेके देखने आ जाएं। ऐसा स्टीम चेम्बर बनाया है कि आपके बाथरूम में कोई ज़्यादा तोड़-फोड़ नहीं करनी है, तोड़-फोड़ करनी ही नहीं है। 5,000 10,000 खर्चा है, बढ़िया बाथरूम भी बना रहेगा और स्टीम चेम्बर भी बन जाएगा। वो भी ना खर्च करने का मन हो तो हमने एक बनाया है पोर्टेबल स्टीम चेम्बर, और मात्र 2,000 रुपये में 2,200 रुपये में मिल जाता है। जब चाहो अपना पेटीकोट की तरह पहन लो, कुर्सी में बैठ जाओ और पसीना खूब धड़ाके से आ जाएगा। तो आपको पसीना निकालना पड़ेगा, समझ गए ना। जर्मनी में जब लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को जो शब्द प्रयोग करते हैं, हम लोग नमस्ते नहीं करते, नमस्ते क्या हाल है, ऐसे वहाँ एक शब्द है, मैं भूल गया इस समय चूँकि बहुत दिनों के बाद याद आई। उसका अर्थ होता है क्या आज आपको पसीना आया। इसे नमस्ते का अर्थ नहीं होता है, ऐसे उस शब्द का अर्थ होता है क्या आज आपको पसीना आया। जब सवेरे हम लोग उठते हैं तो आफ्टर 15 मिनट्स हम अपनी वाइफ से पूछते हैं, पत्नी से, कि क्या आपका पेट खुल के साफ हुआ। बोले हाँ। अगर कहा नहीं तब क्या करेंगे। बोले हम बस्ती कराए हैं। अब तो 3-4 सेकंड, क्या आज आपको पसीना खुल के आया। आवे कहाँ से, एसी में सोए हो। आवे कहाँ से, सब पाउडर लगा बैठे हो। क्या आज आपका पेट साफ हुआ। क्या आज आपका पेशाब खुल के हुआ। क्या आपका गला कंजेशन में तो नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में अगर आपका लंग्स अच्छा बना रहे, बड़ी आंत बढ़िया बनी रहे, छोटी आंत अच्छी बनी रहे, गुर्दा आपका ठीक बना रहे, और ये पसीना तो आते ही नहीं है। ये लो, पहले हम लोग जब गांव में रहते थे तो तरोई को हम लोग सुखाते थे। ये बहुत प्राचीन काल की बात है, यानी 60-65 साल पुरानी बात। अब तो लोग भूल, गांव वाले भी अब जब से शराब खाना पहुंच गए हैं। जब हम पहली बार गांव में सुना था कि 4,000 का ठेका उठाया साल भर का शराब का पहली बार, अब तो सुना है लाखों में उठ गया है। सब लोग पीते हैं, इतनी बढ़िया चीज़ है कि पीते हैं, फिर अपना परिवार बर्बाद करते हैं, अपना लीवर ख़राब करते हैं। वारे हमारी सरकार पहले शराब भिजवाएगी और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बंद करा देगी। बोले भगवान जी जरूरत है क्या जब शराब चल रही है तो ऐसे तरोई से हम लोग रगड़ते थे। नहाने के साथ पूरी बदन को तरोई, सूखी तरोई से झामा बोलते थे। अब आजकल तो तरोई नहीं घरों में होती है। तो ये एक तौलिया है। इस तौलिया को जाड़े में गुनगुने पानी से भिगो लो, निचोड़ लो, और गर्मियों में सामान्य पानी से भिगो के निचोड़ लो और खूब बढ़िया रगड़ो धीरे धीरे। कितना ना रगड़ो कि छाग से निकल जाए। तो रोम छिद्र खुलने चाहिए, आपकी आंतें मजबूत हों जिससे मल न ठहरे, आपकी त्वचा एक्टिव होना चाहिए जिससे कि पसीना खुल कर आए। और अपना भस्त्रिका प्राणायाम किया, भ्रमण योग किया, कपालभाति प्राणायाम कर लिया, यानी लंग्स को खोलिए, इंजन दौड़ किया, योगासन किए, अपने लंग्स को मजबूत रखिए। लंग्स आपके मजबूत हों, आंतें आपकी सक्रिय हों, हैं, गुर्दा आपका फर्स्ट क्लास हो, त्वचा बिल्कुल पसीने से हर से मालूम पड़ा पसीना इतने में तो आ रहा है और नीचे नहीं आ रहा पैरों में। जब नेचुरोपैथी पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे नेचुरोपैथी बहुत सरल है।
7 क्रियाएं होती हैं नेचुरल, जैसे इसमें योग में 7 क्रियाएं हैं, ऐसे ही नेचुरोपैथी में 7 प्रधान क्रिया हैं और 7 उपक्रिया हैं। अगर आपको नेचुरोपैथी सिद्धांत पकड़ में आ जाए तो बीमार होने को तरस जाओगे, और बीमार अगर हो गए तो 1 घंटे से 1 दिन में ठीक हो जाओगे। अगर नेचुरोपैथी जाने साहब 6 महीने से बुखार है नहीं उतर रहा है, तो खांसी नहीं ठीक हो रही है, तो एंटीबायोटिक दवाएं दे रहे हो, पेन किलर खा रहे हो, एंटीसेप्टिक दवाएं ले रहे हो, कहीं दवाओं से बीमारी ठीक होती है। अभी हमारे श्री अमर सिंह जी कल नहीं रहे, उनके पास पैसे सिंगापुर में नहीं रहे, पैसा ना होते तो फिर कहो अभी ना मरते, फिर दिल्ली में मरते, और पैसा कम होता तो कानपुर में मरते, और पैसा कम होता तो फिर घर में मरते। अगर पैसे से गुर्दा ठीक हो जाता, पैसे से उनका कब्ज ठीक हो जाता तो 64 में पो गए। अगर नेचुरोपैथी जानते होते तो बीमारे न पड़ते हमारी तरह। अब बीमार पड़ जाते तो 1 घंटे से 24 घंटे में ठीक हो जाते। अभी हमको किसी कारण से बुखार आ गया, बेचारा शाम तक हाथ जोड़ के खड़े, बोले भैया जा रहे हैं, खूब गर्म पानी पिया, पेट साफ किया, स्टीम बाथ लिया, मेन गेट में ताला मार दिया, नो फूड सप्लाई। अगर मेहमान को आप भोजन नहीं दोगे उसके मन का, तो ठहरेगा क्या आपके यहाँ है? किसी मेहमान को भगाना हो तो क्या करोगे? उसको इंटरटेन ना करो, उसको नाश्ता ना पूछो, दोपहर में भोजन ना पूछो, रात को भोजन ना पूछो, तो बेचारा अपने आप भाग जाएगा। भैया बोले यहाँ तो बड़ी आफत है। ये जो क्रिया है अब आपसे, तो ये क्रिया बहुत अच्छी है। अब एक समस्या मेरे सामने और आई है। समस्या मेरे सामने ये आई है कि लोगों की आंतों में सूजन बहुत है, ये पानी ही नहीं पी सकते, किंग क्वीन करने के लायक भी नहीं है। तब हमने आयुर्वेद का सहारा लिया। हमने 5 साल आयुर्वेद का अध्ययन किया है, कौन सी दवा कैसे बनती है, कौन सी दवा किस रोग में काम आती है, ये सब रटा हुआ है। लेकिन मैं दवाएं बहुत कम प्रयोग करता हूँ। कभी कभी कोई इमरजेंसी में या उसकी साइकोलॉजी के लिए प्रयोग कर लेता हूँ, बता देता हूँ। पर मैं कहता हूँ कि दवा से रोग नहीं ठीक होगा, रोग दब जाएगा या कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा। तब हमने इसको सहारा लिया जुलाब का। इसको अंग्रेजी में कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए? हैं? एक शब्द है, मैं भी देख रहा था, लेग्जिट क्या है? हाँ लेग्जेटिव, क्या कहते हैं इसको? लेग्जेटिव। तो इसमें ये लेग्जेटिव बहुत आजकल विज्ञापन होता है ना, नित्यम वाले कहते हैं हमारी दवा खाओ सटाक से एक बार में निकल जाएगा। उधर हमारे बेचारे राजू श्रीवास्तव जी दिन भर चिल्लाते हैं पेट सफा हर रोग दफा। उधर भाव प्रकाश कौन भावनगर के बाबा जी अपना हाथ धो के पीछे पड़े हैं कि हमारी दवा खाओ रोज रात को सोने के पहले, कि सोने के बाद हैं? सोने के पहले खाओगे, सोने के बाद कैसे खाओगे? तो सब लोग लगे हैं कि हमारी दवा खाओ पेट एक बार में साफ। अमिताभ बच्चन भी लगे हुए हैं, तुम दाएं बाएं कहाँ चक्कर में पड़े हो, ये दवा खाओ। तो ये दवा वास्तव में इमरजेंसी में ली जाती है। हम जब सन 71 में अपने द्वितीय गुरु डॉक्टर हीरालाल जी मगरवाड़ा के संचालक उनके यहाँ रहते थे, तो वहाँ एक वैद्य जी आते थे, श्री मुन्ना लाल जी गुप्त। उनके पुत्र श्री डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता के द्वई नगर के, वो हम दोनों लोग नेचुरोपैथी पढ़ते थे।
तो उनसे हम कहते थे कि वैद्य जी आप बहुत स्मार्ट हो, इतना साइकिल चलाते हो। वो कहते थे हम 3-4 महीने में विरेचन कर लेते। अब विरेचन क्या हम जानते हैं, अब हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की। अब आजकल तो आप गूगल में कुछ भी देख लो क्या है, पहले गूगल फोन का नाम नहीं था, टेलीफोन तो ठीक से था नहीं, वो वाला हाथ वाला। तो जब आयुर्वेद का अध्ययन किया तब मालूम पड़ा कि आयुर्वेद में 3 प्रकार के विरेचक होते हैं, एक सामान्य, एक मध्यम, एक क्लिष्ट। तो ये वैद्य पता लगाते हैं कि आपकी आंतें मृदु हैं कि मध्यम हैं कि बहुत क्लिष्ट है, उसके हिसाब से औषधियाँ देते थे, जड़ी बूटियाँ। हमें तो हमारे गुरुदेव ने एक ऐसी जड़ी बूटी बता गए हैं हमको कि अगर हम आपको इतना सा दे दें और ठंडा पानी पीना पड़ता है उसमें, आपके दस्त आने शुरू हो जाएंगे आधा घंटे में। और जब दस्त बंद करवाना हो तो गर्म पानी दो, उल्टा है। कभी कभी हम बताते हैं, जल्दी बताते नहीं हैं क्योंकि उसमें कई बहुत सावधानियां हैं। तो कहेंगे लगता है गुरुजी 70 साल के हो गए हैं, कुछ इनको बीमारी हो गई है भूलने की, अल्जाइमर। हम कहेंगे इसमें ठंडा पानी पीना और जब बंद करना हो तो गर्म पानी पीना। वो जाके कहता लगता है गुरुजी आज भूल गए हैं, वो गर्म पानी पीता है। क्या कहा? नॉर्मल तो गर्म पानी पीते नहीं पीते हैं। तो हमारे जड़ी बूटियाँ बहुत हैं। तो हम लोग जो है उन लोगों को न पुराना मेथड करते हैं संघ प्रक्षालन का और न नया स्वामी देवमूर्ति जी महाराज वाला करते हैं। उनको हम लोग विरेचन देते हैं। क्या देते हैं? विरेचन। कि भाई 5-10 दिन रात को सोने से पहले ये ले लो गर्म पानी के साथ। और जो हम बता रहे हैं ठंडा पानी, वो हम गुरुगम्य होता है, कुछ चीज़ें गुरुगम्य होती हैं, बताई नहीं जाती हैं, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के शिष्य होते हैं जो दुरुपयोग नहीं करते, उनको बताते हैं हम लोग। तो फिर उसको खूब दस्त आते हैं। बढ़िया विरेचन ये होता है कि संघ प्रक्षालन की तरह इसको भी सवेरे लेना चाहिए और दिन तमाम उसका प्रयोग करना चाहिए। रात को सोने से पहले कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। रात को 2 बजे गाड़ी आ गई सोच की प्लेटफार्म पे और आप गहरे सो रहे हैं तो मल सूख जाता है। कभी कभी बिस्तर में प्रोग्रामिंग हो जाती है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे कि जैसे आप संघ प्रक्षालन करते हैं सवेरे, ऐसे और किंग क्वीन करते हैं सवेरे, ऐसे ही जिस दिन आपको पेट साफ करना हो उस दिन सवेरे आप 8 बजे औषधि लें। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? तो जिनकी आंतों में सूजन है, बहुत कमज़ोर है, ऑपरेशन हो चुके हैं, उनको लोग ये 3 विधियाँ हो गई। पहली विधि प्राचीन विधि, दूसरी स्वामी देवमूर्ति जी की सरल विधि और तीसरी आयुर्वेद की विरेचन। आयुर्वेद की त्रिफला सबसे सरल है, छोटी हर का पाउडर सबसे सरल है, उसके बाद बच्चों के लिए और जड़ी बूटी आती है। ऐसे वो क्रमशः, वो विषय यहाँ नहीं है। तो आयुर्वेद में 3 प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं। ये सामान्य कोठे वालों के लिए कोठा कहलाता है, ये मध्यम कोठे वालों के लिए और क्लिष्ट कोठे वालों के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ, इन तीनों का अगर समन्वय हो जाए, इस देश को हम 80% बाहर पैसा जाने से बचा सकते हैं। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? अब तो 5-7 ऑपरेशन से कम होंगे ही नहीं। ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इमरजेंसी के लिए मना भी नहीं करते। अब आप मान लीजिए हो गया, अब आप बैठ जाइए, अब थकान मिट गई, गुनगुने पानी से नहा लीजिए, क्योंकि 8-10 बार शौचालय जाएंगे तो फिर नहाना भी ज़रूरी है।
ठंडे पानी से नहीं नहाएंगे, गुनगुने पानी से नहाएंगे हैं। उसके बाद आपको आधा एक घंटा इंतज़ार करिए, खरी भूख लगेगी, उस समय आप भोजन करेंगे खिचड़ी। हम तो पापोनी खिलाते हैं, कभी बताएंगे पापोनी क्या है। जितने पाप हैं वो सारे के सारे नीमाने निकल जाते हैं। ये नई खोज है हमारे गुरुदेव की। लेकिन फिलहाल आप खिचड़ी नोट कर लो। खिचड़ी माने क्या होता है? मूंग की दाल छिलके वाली हो तो बेस्ट है। मूंग की दाल और चावल, बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल ना हो, 150 रुपये किलो वाला, 200 रुपये किलो वाला। जितना चावल में पॉलिश कम किया है, जितना ज़्यादा उसका अपना भी है। अनपॉलिश तो नहीं मिलेगा, पर कम पॉलिश किया हुआ चावल सस्ता भी मिलेगा, बढ़िया भी होता है। पर बेचारा गरीब आदमी परेशान है कि सेठ जी बड़े मज़े में। जाके पूछो सेठ जी मज़े में कि सजे में है? खाते हैं तो नीचे फंस जाता है और नहीं खाते तो तड़पते हैं। तो वो लोग खिचड़ी बना लें। और संग पछान करने वालों को घी जरूर खाना चाहिए। क्या है? घी। हम तो घी के परम विरोधी हैं। जब कभी हम इस देश के प्रधानमंत्री या कुछ अधिकारी हो जाएंगे पूरे देश के, तो हम घी बंद करवा देंगे, टोटली घी बंद। अब ये सत्य बात वो नहीं कह सकते हैं जो करोड़ों रुपए का घी टर्नओवर करते हैं। घी सबसे गंदी चीज है। मक्खन लीजिए आप, जो मक्खन आग में उबाल दिया गया उसके प्राकृतिक गुण चिकनाई के खत्म हो गए। तो घी अब मेडिकल एक मैसूर में एक फूड एनालिसिस बहुत बड़ी व्यवस्था है। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि घी एक पॉइजन हो जाता है। जब मक्खन को हम उबाल देते हैं तो घी एक पॉइजन हो जाता है। फिर उसके बाद घी डाल के फिर बढ़िया पूड़ी उतारते हैं, पराठा लेते हैं। तो हमारा अगर बस चलेगा जब कभी इस देश में, तो घी बंद करवा देंगे। पर घी वाले चंदा लेके आ जाएंगे करोड़ों रुपया का। वो कहेंगे गुरुजी बंद ना करो। नहीं, हम तो बंद करेंगे। तो बोले ठीक गुरुजी, चाहे पैसा ले लो, चाहे कट्टा ले आते हैं धीरे से। बोले गुरुजी हम आपको भगवान के यहाँ पहुँचा देंगे। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, सुन है। इसलिए आप जो है मक्खन का प्रयोग करेंगे। अच्छा, मक्खन में एक मिलावट होती है, वो होती है बेसन की। तो बेसन फिर भी मिलावट में अच्छा होता है। क्या कहा? अरे मिलावट है, किस चीज़ की मिलावट है? बेसन की है, केमिकल तो घी नहीं है। अभी मैं कल एक YouTube बाई चांस देख रहा था, या दिख गया मेरे को, कि घी कैसे बनाया जाता है। वारे हमारे देश के लोग, वो कैसे केमिकल डाल डाल के घी बनाते हैं। इसलिए मक्खन का प्रयोग करो। और मक्खन भी ना मिले मान लो तो कद्दूकस से गरी कस लो, महीन महीन। वो 50 ग्राम डाल दो, वो 100 ग्राम डाल दो खिचड़ी में। चिकनाई होनी चाहिए, ठीक है। इसका नाम है शंख प्रक्षालन। ओल्ड तरीका स्वामी देवमूर्ति जी महाराज का तरीका, किंग क्वीन वाला। अब तीसरा विरेचन। जरा खड़े हो जाइए अब आप फटाफट, सब लोग यहाँ आप खड़े हो जाइए। हाँ, जरा करिए, भ्रमण योग करिए जल्दी जल्दी, 5 मिनट में ख़त्म। ये मुट्ठी बंद, कि बैठे बैठे आप जाम हो गए होंगे। बस ये हमारा क्लास 4 तारीख को समाप्त हो जाएगा। 5 को हम लोग आराम से दिन भर 4 ख़त्म करेंगे या 5 ख़त्म करेंगे। 6 तारीख को नहीं चलाएंगे योग का क्लास, फिर कुछ दिन रेस्ट करेंगे। और 7 तारीख से क्लास शुरू होगा रेकी का। जैसे ये शुरू है, रेकी की क्लास शुरू कराएंगे। घर बैठे आप रेकी विद्या सीख लो, थ्योरेटिकल। चलिए जरा इंजन दौड़ करिए जी। कभी मान लो टाइम नहीं है
तो अपना पहले भ्रमण योग कर लिया, बॉडी खुल गई, उसके बाद इंजन दौड़ कर लिया। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जब तक या तो रोग न रहे या रोगी न रहे। हाँ, जब रोग नहीं रहे तब रोगी रहेगा। तुम उल्टा सोच रही हो। कितनी बढ़िया क्रिया है। कहीं मान लो पार्टी में गए, अब बढ़िया बढ़िया खाना दिख रहा है और 1100-2100 देना भी पड़ रहा है, तो अपना कहीं कोने में चले जाओ, अपना भ्रमण योग करो। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कटकटाए के भूख लगेगी, फिर आपके वसूल भी हो जाएंगे। 500-1100 नहीं वसूल होंगे। अब मान लो ज़्यादा खा जाओ, अपना कोने में जाके भ्रमण योग कर लो, करो जरा भ्रमण योग। ये उस समय इंजन दौड़ ना कर लेना, भरे पेट इंजन दौड़ नहीं होता। हाँ, भ्रमण योग में नहीं होगा। 5, 10, 15 मिनट करो, फिर अपना नई प्लेट उठा के खा लो, क्योंकि हम लोग खब्बड़ सिंह हैं। क्या कहा? भोजन में शक्ति मानते हैं। भोजन में शक्ति होती ही नहीं है, पचने में शक्ति होती है। पचने में भी पूरी शक्ति नहीं होती है, पोषण में भी होती है। और पोषण भी आपका ठीक से नहीं होगा अगर आपका बाई प्रोडक्ट मलमूत्र समय पर नहीं निकल आएंगे। बस आज इतना ही। चलिए बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और उन गुरुओं को हम लोग नमस्कार करेंगे जिनकी कृपा से ये ज्ञान आपको घर बैठे मिल रहा है। बस अंतिम सूचना, कल हमने जो व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उनको मैंने एक 8 पेज का मैटर भेजा है। मुद्राओं के लाभ, उनकी करने की विधि, करीबन 13-14 मुद्राएं हमने भेजी हैं। उसको अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको घर बैठे मुद्रा सीखने को मिल जाएगा। हम पढ़ाएंगे तब भी आप उसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इतना स्पष्ट लिख दिया है। मैं फिगर के लिख दिया है, आप हमारे व्हाट्सएप में खोलिएगा और वहाँ आपको मैटर मिल जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि कल आपको स्वरोदय, शिव स्वरोदय का हल्का सा ज्ञान दे दें। जो योग शिक्षक को शिव स्वरोदय का ज्ञान नहीं होता है वो भी बहुत अच्छा योग शिक्षक नहीं माना जाता। मैं कोशिश करूँगा, बहुत क्लिष्ट ज्ञान है, मैं 3 दिन से अध्ययन कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा वो भी 8 पेज में मैटर बना दूँ। लॉकडाउन का समय है, मैंने बुलाया है अपने कंप्यूटर वाले को, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सेवा करते रहें। जैसे मैं सुखी हुआ हूँ आप भी सुखी हों, जैसे मैं कम पैसे में अधिक सुखी हूँ ऐसे आप भी कम पैसे में अधिक सुखी हों। धन्यवाद।